Okay, let's start then. Yeah. So we have to start by talking about Franz Fanon today, a very interesting figure in post-colonial times, post-colonialism, post-colonial theory. फ्रांस फैनन जो थे ना एक मार्टिन मार्टिनिशन साइकियाट्रिस्ट थे एक्चुअली और एक फिलोसोफर भी थे whose work remains it remains bedrock of post-colonial studies. And इनका जो analysis था, it shifted the focus from the political logistics of colonialism to to its psychological and bodily impact on both colonizer and the colonized. तो इनका जो काम था ना, मतलब अभी हमने देखा कि आशीष नंदी कुछ कह रहे हैं या अभी हम देखेंगे एडवर्ड साइद कुछ कहेंगे, होमी भाभा, गांधी एटसेट्रा। बट फ्रांस फैनन एक बहुत डिफरेंट एंगल है पोस्ट कोलोनियलिज्म में, ये साइकोलॉजी वाला एंगल लेके आते हैं यहाँ पे। एंड ही वाज इंटरेस्टेड कि क्या इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और बॉडीली इम्पैक्ट दोनों पे, सिर्फ कोलोनाइज्ड पे नहीं। जो कोलोनाइज करने आ रहे हैं वो भी और कोलोनाइज्ड भी, तो दोनों पे इस चीज का इफेक्ट वो देखना चाहते थे। ठीक है? तो साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी ऑफ कोलोनियलिज्म, ये इनका एक मेन वो है। इनका पहला एक मेजर वर्क था व्हिच वाज़ ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क्स। ये और सॉरी, पहला तो नहीं, उससे पहले रेचेड ऑफ द अर्थ भी आया है मेजर। लेकिन अगर हम बात करें कि उस टाइम पे जो बहुत छा गया वर्क, ब्लैक स्किन्स व्हाइट मास्क्स, इस वर्क में ना इन्होंने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से कोलोनियलिज्म एक एग्जिस्टेंशियल डिविएशन इम्पोज करती है ऑन द कोलोनाइज्ड पर्सन। एग्जिस्टेंशियल डिविएशन, हम लोगों ने फेमिनिज्म में डिविएशन का कॉन्सेप्ट देखा था ना, कि अगर मैन इज द नॉर्म तो वुमन इज डिविएशन। तो वही चीज है यहाँ पे भी, कि कोलोनियलिज्म इम्पोजेस दिस एग्जिस्टेंशियल डिविएशन colonized person पे। And he argues that the colonial system, it forces the colonized to internalize a sense of inferiority। जब अगर आप इमेजिन करो कि आपको ना बार-बार कोई एक ही चीज़ पे बोलता रहे कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। जैसे छोटा बच्चा है कोई, छोटे बच्चे को हम बार-बार सब लोग मेरे घर में जैसे अगर बोलते रहेंगे कि तुम बहुत पतली हो, बहुत पतले हो, छोटे बच्चे को, यार कुछ खाते नहीं हो क्या? मम्मा खाने को नहीं देती क्या? इस तरह की बातें जब आप एक छोटे बच्चे को रेगुलर बेसिस पे बोल रहे हो, वो जहाँ पे भी जा रहा है उसको बोल रहे हैं, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा ना ये चीज़ कि हाँ, मैं अंडरवेट हूँ या मैं बहुत पतला हूँ। इसी तरह से वर्क करती है आइडियोलॉजी, इसी तरह से वर्क करता है ये जो हम थॉट प्रोसेस कर रहे हैं फैनन का। ये कहते हैं कि जब कोलोनाइज़्ड आए, जो कोलोनाइज़र्स थे वो आए, तो उन्होंने ना एक बार-बार लोगों को, नेटिव्स को ये चीज़ बोलनी शुरू की। डायरेक्टली नहीं, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में, कि हम सुपीरियर हैं और तुम इंफीरियर हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ इंफीरियॉरिटी थी, ये इनको इंटरनलाइज़ हो गई, बिकॉज़ ही इज़ टॉकिंग साइकोलॉजिकल सब कुछ फैनन। व्हाइट मास्क क्या है? टू एस्केप दिस स्टिग्मा ऑफ ब्लैकनेस क्रिएटेड बाय द कोलोनाइज़र। द कोलोनाइज्ड पर्सन अटेम्प्ट्स टू अडॉप्ट द लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं? जब अंग्रेज़ आए, लोग क्या चाहते थे कि हम उनकी तरह बन जाएँ, है ना? क्योंकि एक दिमाग में आइडियोलॉजी ये फैला दी लोगों ने कि वो सुपीरियर हैं, तो अब लोगों को तो यही चाहिए ना कि हम भी उनकी तरह बनें। हमें उनकी तरह मैनरिज़्म सीखने हैं, हम हमें उनकी तरह कल्चर सीखना है, हमने उनकी लैंग्वेज सीखनी है। अगर हम ये सब कर लेंगे तो हम भी सुपीरियर बन जाएँगे। ये है व्हाइट मास्क, कि जो कोलोनाइज़्ड लोग व्हाइट मास्क पहनना चाहते हैं। बट होता क्या है? वो लोग कुछ भी कर लें, लैंग्वेज सीख लें, उनका मैनरिज़्म सीख लें, कैच 22 सिचुएशन है। आप कुछ भी कर लो, आप उनकी तरह बनोगे नहीं, बिकॉज़ यही तो वो चाहते हैं। वो आपको बोल रहे हैं ये चीज़ कि क्योंकि तुम्हारे अंदर ये लैक है, तुम हमारी तरह बन नहीं सकते, हम सुपीरियर हैं। पर वो चाहते हैं कि हम तुम्हें आए हैं अपलिफ्ट करने। अब जब नेटिव लोग अपलिफ्ट हो रहे हैं और वो लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी वो उनको एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे, वो जितना मर्ज़ी उनसे भी ऊपर चले जाएँ। व्हाइट्स वा मास्क।
देयर इज दिस साइकिक स्प्लिट, प्लीज नोट दीज टर्म्स, ओके, व्हाइट मास्क, साइकिक स्प्लिट क्या है? ये एक फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जहां पे जो इंडिविजुअल है वो पूरा अकेला पड़ जाता है अपने ही कल्चर से, एंड कैन नेवर फुली बिलोंग टू द कॉलोनाइजर्स वर्ल्ड ऑल्सो। अपने से भी एलिनेट हो गया, उनके वर्ल्ड में तो कभी बिलोंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट है जो फैनन बात करते हैं, वो है नेसेसिटी ऑफ वायलेंस। क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। क्या है वो? मतलब जहाँ पे एक तरफ गांधी है जिन्होंने बिल्कुल नॉन वायलेंस की बात की है, फैनन कहते हैं ज़रूरी है वायलेंस। रेचेड ऑफ द अर्थ में फैनन famously argues that decolonization is it's a breathless process and it is inherently violent। बहुत वायलेंट अपने आप में है ये जो पूरा प्रोसेस है ना। डीकोलोनाइज अगर आपने करना है खुद को, कंट्री को, वो एक ब्रेथलेस प्रोसेस है। कहते हैं वायलेंस बिकम्स अ सोर्स ऑफ कथारसिस। आप सबको कथारसिस पता है ना, एरिस्टोटल। जितने भी इमोशंस हैं वो बाहर निकल जाएं, प्यूरिफाई हो जाए आपकी सोल, कथारसिस। कहते हैं वायलेंस ही वो एक जरिया है। ही पॉजिट्स दैट बिकॉज colonialism was established through force। वो आए, उन्होंने ठीक है ट्रेड करने आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी बैटल्स की भाई, वहां पे पूरा फोर्स लेके आए, वो वायलेंस हुआ। तो क्योंकि कोलोनियलिज्म इस्टेब्लिश हुआ फोर्स के थ्रू, उसको आप डिसमेंटल भी फोर्स के थ्रू ही कर सकते हो। सो फॉर द कोलोनाइज्ड, participating in the struggle is a cleansing force that restores their humanity and sense of agency। ठीक है? फिर एक ये बात करते हैं मैनिकेनियन वर्ल्ड की। ये डिस्क्राइब करते हैं कॉलोनियल वर्ल्ड एज मैनिकेनियन, MANICHAEAN। क्या मतलब है ये? स्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू गुड द सेटलर्स एंड इविल द नेटिव्स। तो जो आए हैं वो तो अच्छे हैं सेटलर्स, और जो नेटिव्स हैं वो इविल है, पेगन है, ऐसे हैं। सो वायलेंस इज द टूल यूज्ड टू शैटर दिस बाइनरी। इसके बाद फैनन ने बात की है नेशनल कॉन्शियसनेस वर्सेस नेशनलिज्म की। तो फैनन वाज वेरी वेरी ऑफ द व्हाट वुड हैपन आफ्टर कोलोनाइजर्स लेफ्ट। क्या होगा? वो लोग एक इतना साल से यहाँ हैं, एक उन्होंने एक माइंडसेट बना दिया लोगों का, वो लोग राज कर रहे हैं। क्या होगा जब वो एकदम चले जाएँगे? तो क्या कोप कर पाएगा नेशन पूरा? So he talks about the pitfalls of national consciousness। इन्होंने वार्न किया कि जो नेशनल बुर्जुआ है ना, जो लोकल एलीट्स हैं, जैसे जब यहाँ से इंडिया की बात करें तो जब चले गए वो लोग यहाँ से, तो कांग्रेस के लीडर्स आए, वो थे हमारे लोकल एलीट्स, है ना, नेहरू, गांधी और बाकी सब। दे वुड सिंपली स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ओल्ड कॉलोनियल मास्टर्स। एनिमल फार्म सबने पढ़ी है, क्या होता है एनिमल फार्म में? उनको तो भगा देते हैं वो लोग अपने ह्यूमन मास्टर्स को, बट फिर क्या होता है? वो खुद भी वही बन जाते हैं, उन्हीं के बेड्स में पिग्स जो हैं वो सोने लगते हैं, उनकी तरह 2 टाँगों पे चलने लगते हैं। वही किया, लोकल एलीट्स बन गए मास्टर्स। हुँ? So they would simply step into the shoes of the old colonial masters, maintaining the same exploitative structures। फिर बात की इन्होंने ट्रू लिबरेशन की। इन्होंने कहा ही आर्ग्यूड फॉर अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट लेड बाय द रूरल लैंडलेस पेजेंट्स। और एक टर्म यूज किया, मैं लिखती हूँ टर्म को, ठीक है? LUM, जो लोग नहीं देख सकते मेरी चैट्स, LUMPEN, लंपेन प्रोलिटेरियट, PROLE प्रोलिटेरियट, TARIAT। ये कौन है? ये हैं जो रूरल लैंडलेस पेजेंट्स हैं वो, who he believed had the least to lose, कुछ है ही नहीं खोने के लिए, and the most to gain also
फ्रॉम अ टोटल ओवरहॉल ऑफ सोसाइटी। अगर पूरा चेंज हो जाए सोसाइटी तो सबसे ज़्यादा दे कैन गेन ऑल्सो। ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट का टर्म है, लिख लो, सोशियोजेनी। SOCIA, sociogeny. What is this? It is the idea that psychological phenomena are produced by social and economic conditions, not just biology. साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना है पूरा, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से नहीं, सॉरी, सोशल और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी, नॉट जस्ट बायोलॉजी। Then the fact of blackness is another concept, the experience of being objectified by the gaze of the white world, कि आप काले हो जी। Decolonization, not just a change in government, but the creation of new humanity. इनका एक फ्रेज मैं आपको बताती हूँ। Decolonization is the meaning of two forces, is the meeting of two forces opposed to each other by their very nature. तो ये है फ्रांस फैनन, अब हम पढ़ सकते हैं। Writing in the 1960s in the context of Algeria and its French colonial occupation, Fanon has been an initial figure in post colonial theory. तो इनका है रेचेट ऑफ द अर्थ और बाद में ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क्स। डेट्स अच्छे से चेक करना, ठीक है, क्योंकि डेट्स जो है वो अलग अलग भी रहती हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एडिशन, समटाइम्स बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशंस। फ्रांस फैनन थे कौन? फ्रेंच साइकियाट्रिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये है, ये है इनकी बुक्स, द रेचेट ऑफ द अर्थ 1961। और क्योंकि मैंने आपको कहा था ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क वाज द फर्स्ट मेजर वर्क, इट एक्चुअली वाज बिकॉज इट केम आउट इन 52। अभी बुक में क्योंकि अलग डेट्स हैं, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ एडिशन, समटाइम्स बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, गलत नहीं होता है, ठीक है। कभी आपको नोट्स में भी मिलेंगी, जो अर्ली वर्क्स होंगे ना, स्पेशली वर्ल्ड लिटरेचर में, डेट्स आपको बहुत अलग अलग मिलेंगी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो ये है, देखो, ये ट्रांसलेट हुआ था 67 में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 67, ठीक है। ट्रांसलेशन है बाय चार्ल्स लैम्ब मार्कमैन। फिर द रेचेट ऑफ द अर्थ 63 में ट्रांसलेशन हुआ है, इसलिए। Rank with some of the most influential texts in the 20th century. Fanon was fascinated by the psychological effects of colonialism on both the colonizer and the colonized. जो जो चीजें मैंने बता दी हैं वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी, तो प्लीज ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ो। He argued that for the repressed and the suffering native, colonialism destroyed the very soul. The colonial masters' constant representation of the native as non-human, animalized thing annihilates the identity of the native. So Fanon's insight into the psychology of colonialism was simply this. When the colonial paints the native as evil, pagan, primitive, over a period of time, the native begins to accept this prejudiced and racialized view as true. So, as a result, the native comes to see himself as evil, pagan, and primitive. The black man loses his sense of self and identity because he can only see himself through the eyes of the white man. Fanon argues that for the native, the term man itself begins to mean white man. मतलब man मतलब white man. हम तो है ही नहीं कुछ. He does not see himself as a man at all. In terms of culture, the native extends his accepted notion to believe that the only values that matter are those of the white man. सब कुछ वही है. For the white man, the native is always the negative, primitive other, the very opposite of what he and his culture stand for. Fanon here develops a psychoanalytic theory of colonialism where he suggests that the European self develops
इन इट्स रिलेशन एंड एनकाउंटर विद द अदर। आपको लगता होगा कि यार ये अभी नहीं है पॉसिबल ऐसा, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। डोंट थिंक इन colonized टर्म्स। आप इमेजिन करो कि एक ग्रुप है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का, उसमें मैक्सिमम लोग की स्किन लाइट है, कोई एक है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है कलर में, ब्लैक है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी कुछ लोगों के तो दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं सुपीरियर हूँ बिकॉज़ मेरी स्किन व्हाइट है, लाइट है और वो ब्लैक है। ये हमेशा आएगा क्योंकि ये इतना भरा हुआ है, जो ये माइंडसेट है ना कोलोनाइज़र्स वाला, वो माइंडसेट हम सबके दिमाग में इतना ज़्यादा इन्ग्रेन्ड है कि हम सोचते भी उसी तरह से हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके तो दिमाग में भयंकर तरीके से भरा हुआ था। तो वो कहती थी, "छी, छी, छी, वो काले-काले लोगों के साथ नहीं मैंने खेलना।" वो बोल देती थी साफ मुँह पे, मतलब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन दिमाग में चलता है उनके, वो मुँह पे बोल देती थी। तो मैंने कहा, "क्या बोल रही है यार? मतलब ऐसे क्यों बोल रही है?" तो फिर वो कहती थी कि यार पता नहीं ऐसा ही है, मतलब अंदर से ऐसा ही है। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों है? ऐसा कब स्टार्ट हुआ? मैं भी पूरा वो करना है ना थोड़ा ग्रिल तो फिर कहती कि जब मैं छोटी थी, तो हमारे घर के आस-पास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वहाँ पे जो लेबरर्स थे, उनके बच्चे होते थे बहुत सारे और वो काले-काले होते हैं बहुत। तो जी मेरे मम्मी मुझे मना करती थी कि उनके साथ नहीं खेलना जाके। अब बच्चों बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं वो आइडिया होता कि क्या कैसा है, क्या है, कौन है, बच्चे तो बच्चे हैं सारे। पर उसकी मम्मी उसको मना करती थी, क्या बोल के मना करती थी? उन काले-काले बच्चों के साथ नहीं खेलना, गंदे हैं, डर्टी हैं, ऐसे। तो उसके सोचो दिमाग में ये इतना इन्ग्रेन्ड था, कि वो बड़े होने तक शी जस्ट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा ही फ़ील करती हूँ हमेशा से। So, colonialism engages the white and the native in an encounter relation where one develops only in its contrast with the other. So, colonialism is a violent conjugation where the sense of self develops through a negation की अपनी ही सेंस डेवलप हो रही है निगेट करके सेपरेट करके खुद को दूसरे के साथ। अब अगर हम डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग करें तो कहोगे कि व्हाइट मैन व्हाइट सुपीरियॉरिटी इसीलिए है क्योंकि ब्लैक एग्जिस्ट करता है। नहीं होगा तो तुम्हारे वो सुपीरियॉरिटी वाले जीन्स खत्म हो जाएँगे। For the native, the only way of dealing with this psychological inadequacy is by trying to be as white as possible. तो यहीं पे आ जाती हैं फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स कि ये जो साइकोलॉजिकल इनएडिक्वेसी कि मेरे अंदर कुछ कमी है या मेरी स्किन इतनी डार्क क्यों है? हैव यू रेड दैट नॉवेल द ब्लूएस्ट आई वेयर दिस child wants to have blue eyes because it's the marker of beauty, just like the white people. So, what people do is they try different creams, they try different cosmetics कि मेरी skin light हो जाए, skin lightening cream, ये वो सो पता नहीं क्या क्या। कभी नहीं हो सकता, वो अंदर से पिगमेंटेशन है आपका। The native takes on Western values, religion, language, and the practices of the white colonial and rejects his own traditions. अपना traditions भी छोड़ देगा, सब कुछ उनका accept कर लेगा. He puts on, in Fanon's phrase, white masks. However, this mask over the black skin is not a perfect solution of it. Fanon argue करते हैं that the native experiences a schizophrenic condition, the psychic split, as a result of this duality. The build-up of this sense of inadequacy and inferiority in the colonized psyche results in violence. Violence, he writes, is a form of self assertion. When the native discovers that he cannot hope to become truly white or even expel the whites, his violence erupts against his own people. सब कुछ करके देख लिया, जब उसको पता चल जाता है कि मैं बन ही नहीं सकता उनकी तरह, तब क्या होता है, उसकी वायलेंस बाहर निकलता है। Thus, tribal wars are an instance of this, the violence generated through the colonial system, where the wretched turn upon each other. Wretched हम जो natives हैं,
एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, हॉन्टेड बाय द फेलियर टू टर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर। वो तो मास्टर है, उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। So Fanon recognized the significance of cultural nationalism, where he propounded the idea of a national culture, इसी ऐसे में, Wretched of the Earth में, leading to a national conscious terms हैं, ठीक है? Cultural nationalism, national literature, national culture, and national consciousness. He deployed his deployment of the term national culture was an attempt to plead for a greater pan African cause all over the Africa and not just narrow sectarian tribal ones. सबके लिए the black had to create their own history. अगर आपका अपना history, अपना culture, अपना एक roots होंगे तो you'll have something. Right? अपनी कहानियां, अपने legends बताओ, अपनी myths बताओ. And it is through this control over representation that the native can break free from the colonial shackles. इसका एग्जाम्पल एक ये भी है कि काफ़ी सारे नाइजीरियन स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में पढ़ने। तो आई हैव सीन दे आल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन मीनवाइल कोई वाइट आ जाए यस जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो एग्जैक्टली मतलब कोई वाइट आ जाए तो अभी भी पीपल को क्रेजी जा जाके बात करने शुरू हो जाएँगे, उनकी हिंदी भी उनको क्यूट लगेगी। हमारी इंग्लिश तो किसी को क्यूट नहीं लगती, जितना मर्ज़ी अच्छा बोल लें या टूट-फूट के जो बोलता है इंडियंस अगर टूट-फूट के हि इंग्लिश बोले, उनका मज़ाक बनाते हैं। पर अंग्रेज़ों की हिंदी बड़ी क्यूट लगती है, हैं? आई हैड बीन टू दिस वेडिंग रिसेंटली वहाँ पे अब देखो जो गोरे हैं ना वो हम सबके लिए अंग्रेज़ हैं, चाहे वो एक्चुअल ब्रिटिश हो या ना हो। अंग्रेज़ एक्चुअली इज़ इंग्लिश पीपल। बट शी वाज़ नॉट इंग्लिश, शी वाज़ फ्रेंच। लेकिन अब गोरे हैं तो हमारे लिए तो अंग्रेज़ ही हैं, है ना? वो आई हुई थी वहाँ पे और एक और आया था अंग्रेज़, पर वो अंग्रेज़ नहीं था, वो जर्मन था। अब एक छोटी-सी लड़की थी, कौन थी पता नहीं, किसकी बेटी थी, छोटी थी बहुत। वो पूरा टाइम उसके साथ थी, उस लड़की के साथ। आप ये ट्राई करो, ट्राई दिस, आई आल्सो नो इंग्लिश, यू ट्राई दिस, यू ईट दिस, दिस इज़ हैपनिंग, दिस मीन्स दिस, उसको सब बता रही है। मतलब शी वाज़ सो fascinated with that girl, बट वहीं पे इफ देयर वाज़ अ ब्लैक पर्सन, उसको दूर से स्टेयर करेंगे लोग, नज़दीक नहीं जाएँगे। क्यों? क्रिमिनल टाइप लग रहा है, क्योंकि उनकी बिल्ड स्ट्रॉन्ग होती है बहुत। ये शैकल्स है ये हमारे दिमाग के, कॉलोनियल शैकल्स है ये, हमें गिफ्ट में दे के गए हैं ये, अंग्रेज़ लोग। Such a national culture, believed Fanon, must take recourse to or return to the African myths. तो हमें अपने कल्चरल अपने नेशनल मिथ्स कल्चरल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना चाहिए. It is within this mythic, cultural and even mystic traditions that Black identity can be resurrected. A national culture is framed in three stages. Very important. ये वही stages हैं जिसमें जो हमने फेमिनिज्म में भी बात की थी याद होगी आपको फेमिनिस्ट कौन-कौन सी 3 स्टेजेस थी? फेमिनिन, फीमेल, ठीक है? फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल। जो मतलब थे ना उनके वही मतलब हैं इन 3 स्टेजेस के भी। ये कहते हैं पहले में जो नेटिव इंटेलेक्चुअल है वो कोलोनाइज़र के इन्फ्लुएंस में होता है। जस्ट लाइक फेमिनिस्ट जो 3 में भी पहली स्टेज में जो फीमेल राइटर्स हैं दे आर मैन आदमी के इन्फ्लुएंस के अंडर है, उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे भी वही है, हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं एंड सीक टू एम्यूलेट एंड एसिमिलेट इट बाय अबैंडनिंग हिज ओन। द नेटिव दस ट्राइज टू बी एज व्हाइट एज पॉसिबल। ठीक है? सेकंड स्टेज native discovers that he can never become truly white. उसको पता लग जाता है मैं जो मर्जी कर लूं जो मर्जी उखाड़ लूं हाँ मेरे को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी सो या वाइट इनफ भी नहीं बनूंगा मैं वाइट कॉलोनियल मास्टर्स के लिए टू ट्रीट मी एज एन इक्वल सो द नेटिव इंटेलेक्चुअल नाउ रिटर्न्स टू स्टडी हिज ओन कल्चर थर्ड स्टेज वो अपने तरफ
वापस मुड़ता है, ठीक है? And might even romanticize his traditions and past. So here Fanon suggests that there is no critical engagement with native cultures, just a celebratory tone. So third stage में क्या होता है? The native intellectual is truly anti-colonial. थर्ड स्टेज में बिल्कुल अगेंस्ट कि मुझे बनना ही नहीं है वाइट। मैं अपना देखूँगा, अपना लैंग्वेज देखूँगा, अपना कल्चर देखूँगा। अगेन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज से गुज़रे हुए हैं, अच्छे-अच्छे राइटर्स। एंड देन दे अबैंडन्ड इंग्लिश कंप्लीटली एंड स्टार्टेड राइटिंग इन देयर ओन लैंग्वेजेस। GQU है और ये सब जो-जो भी इनकी लैंग्वेजेस हैं। So he joins the ranks of his people and battles colonial domination. Yeah. So this is accompanied by a careful analysis of his own culture. Such an analysis hopes to abandon those elements of native culture that seem dated or even oppressive so that a new future is made possible. However, Fanon was also prophetic enough to argue that the idea of national literature and national culture इससे xenophobia भी हो सकता है और intolerance create हो सकती है दूसरे की तरफ. So he proposed that national culture had a limited value. It could help define native culture against the overwhelming assault of the colonial. However, the return to a pre colonial past through the espousal of a pre colonial national culture did not guarantee that the working classes and the oppressed would benefit. इसकी कोई guarantee नहीं है. So, for such a national culture to be effective, it has to account for and remedy the economic conditions of the working class. इनको भी करना पड़ेगा. So, with this, Fanon was moving away from a purely representational and cultural view of national identity towards a more materialistic economic one. Okay, read this now. इसको आप पढ़ लेना अपने पास, मैंने आपको बता दिया सारा. Move on to Amy Césaire, Leopold Senghor, and Negritude. मैं आपको एमी सिज़ेयर के बारे में बता देती हूँ. दोनों के बारे में बता देती हूँ, रुको. और नेग्रीट्यूड क्या होता है? एमी सिज़ेयर इज बेस्ट नोन फॉर हिज टर्म नेग्रीट्यूड. पहले एमी सिज़ेयर देखते हैं. दोनों ही नेग्रीट्यूड जो टर्म है ना उसके आर्किटेक्ट्स हैं, प्राइमरी आर्किटेक्ट्स हैं. अब नेग्रीट्यूड एक आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था, ठीक है, जो डेवलप हुआ था अराउंड 1930s पेरिस में. Sorry. So while they shared the goal of reclaiming African identity, मतलब be proud of your black skin, be proud of your culture. That's what negritude is really about, all about. कि don't think that आपका जो ये blackness है ये problem है, इसको own करो, ठीक है. तो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था. इन दोनों का ही गोल था कि हमें अफ्रीकन आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, ठीक है. लेकिन इनका जो दोनों का एमी सिज़ेयर और लियोपोल्ड सेंगोर का इनका जो अप्रोच था ना टू दिस पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, इट डिफर्ड सिग्निफिकेंटली. ये है एमी सिज़ेयर. अब कई लोग समझते हैं एमी जो है वो लड़की है, एमी सिज़ेयर लड़का है, ठीक है. मार्टिनिक, मार्टिनिक ये है. He was born there 1913. He passed away in 2008. तो सिज़ेयर हमें प्रोवाइड करते हैं इस मूवमेंट का रेवोल्यूशनरी और पोएटिक फायर. एज अ colonial सब्जेक्ट फ्रॉम द कैरिबियन, इनका जो वर्क था ना इट फोकस्ड ऑन थिंगिफिकेशन. क्या कौन सा फिकेशन? लेट मी राइट इट डाउन. थिंगिफिकेशन, थिंग चीज वाला, तो थिंगिफिकेशन, थिंगिफिकेशन ऑफ द कोलोनाइज्ड. कॉन्सेप्ट क्या था
सिज़ेयर के लिए जो नेग्रीट्यूड है ना, इट वाज़ अ टूल ऑफ डिफायंस कि हमें बस इसको पकड़ के चलना है और हमें डिफाई करना है कोलोनाइज़र्स को। सो इट वाज़ द सम ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस क्रशिंग वेट ऑफ फ्रेंच एसिमिलेशन। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, नोटबुक ऑन अ रिटर्न टू द नेटिव लैंड। ये नोटबुक ऑफ अ रिटर्न टू माय नेटिव लैंड। 39 में इसका वो आया होगा शायद ट्रांसलेशन। सो ये एक पोएम है ये, ठीक है? इस पोएम में ही रिक्लेम्ड द वर्ड नीगर। आपको सबको पता है नीग्रो बोलते हैं, नीगर बोलते हैं और इन्होंने क्या किया और इसको हम लोग जनरली नेगेटिव मानते थे। सब लोग कहते थे, है ना? इन्होंने रिक्लेम कर दिया इसको कि हाँ, टर्निंग अ स्लर इंटू अ बैज ऑफ प्राइड कि ठीक है, येस वी आर नीगर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। वहीं से आता है नेग्रीट्यूड देखो। So he was more radical and he was more skeptical of Western civilization and are famously stating in this work, Discourse on Colonialism, that एक जो civilization है ना, जो justify करती है colonization को, वो एक sick civilization है। जो भी, कोई भी अगर इसको justify करे, तो वो क्या है? sick civilization। दूसरी तरफ थे लियोपोल्ड सेंघोर। ये सेनेगल के प्रेसिडेंट भी थे ये फॉर्मर। ये first president of Senegal. So he passed away in 2001. Both lived till their 90s. So he became the first president of independent Senegal and he offered a more philosophical and a conciliatory kind of a version of the movement. इनका क्या कॉन्सेप्ट था? इनको इन he viewed negritude as the sum of cultural values of the black world. सारा एंड ही बिलीव्ड दैट जो अफ्रीकन कल्चर है ना उसके पास एक यूनिक वार्मथ है, इमोशन है दैट कुड कॉम्प्लीमेंट द कोल्ड रैशनैलिटी ऑफ द वेस्ट। सच में है वो एक्चुअली कोल्ड वेस्ट लगता है ना, अगर हम कल्चर की बात करें कोई भी उनके कल्चर की कुछ है ही नहीं, मतलब कोल्ड सा है बहुत। सो अनलाइक एमी सिजर्स शार्पर फोकस ऑन रेजिस्टेंस, सेंघोर होप्ड दैट negritude would allow black people to contribute as equals to a global human culture. And he maintained close ties with France and he promoted African socialism also, which attempted to blend the traditional African communal values with modern governance. ठीक है? But despite their different temperaments, दोनों ही they fought against assimilation. The French policy थी ये। Assimilation क्या था? French policy थी that encouraged colonial subjects to abandon their own heritage and become culturally French कि हम French हैं culturally. So together with this another name we have Leon Gontran Damas. I hope I pronounce it fine, at least intelligible to you. They shifted the global conversation from how do we become more like Europe to how do we celebrate who we already are. ठीक है? So, negritude was a cultural response uh, of the native to the onslaught by colonialism's culture. Césaire argued that colonialism's evangelical and reformist mission was essentially a farce. Colonialism was never a benevolent enterprise because it was spearheaded by the pirate, the opportunist, the adventurer, and the merchant. There is nothing other than profit as a motive behind the colonial project. Césaire argued that community centered anti capitalist native cultures were destroyed by colonial's capitalist one. The sustained presence of the colonial meant that the native was in despair about ever finding his own identity. जब तक वो रहेंगे यहीं पे, अपना आइडेंटिटी फाइंड करना बहुत मुश्किल है नेटिव्स के लिए। नेटिव कल्चर्स आर रिजेक्टेड बाय द colonial कि तुम तो जी बड़े मिस्टिक हो,
तुम पेगन हो, हमारे कल्चर्स को ये कहा जाता है। खुद उनको पता नहीं कि वो कितने सुपरस्टिशियस हैं। अगर हम सुपरस्टिशियस हैं, तो वो हमसे ज़्यादा सुपरस्टिशियस वो हैं। So, and negritude evolves as a means of battling this rejection. So, negritude is black colonized peoples salvaging of their own identity and consciousness. Influenced by the Harlem Renaissance of the African Americans and the Black arts movement in the USA, César's negritude was characterized by a cultural separatism, as I told you, and rejection of assimilation of the colonial culture by the Africans. इन्हीं का फेलो इंटेलेक्चुअल था सेंगोर, और सेंगोर का नोशन था, प्लीज नोट द टर्म, अफ्रीकनाइट। सिमिलर है, पैरेलल्स हैं इसका नेग्रीट्यूड के साथ। सो जस्ट लाइक सिज़ेर, सेंगोर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म एंड हिज आइडिया ऑफ नेग्रीट्यूड एग्जिबिट्स क्लियर सोशलिस्ट सिंपैथीज। सेंगोर का जो सोशलिज्म था, इट वाज नॉट द टाइप एंडोर्स्ड बाय यूएसएसआर और द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। सेंगोर, like Césaire, believed that African cultures were inherently communitarian and socialist. In fact, both believed that colonialism had destroyed native socialism and installed capitalism in its iski place pe, in its stead. So Senghor pleaded for an African unity, but also believed that African nations would continue to stay within the European Commonwealth. So Senghor was not in favor of complete break, unlike Césaire. ठीक है? और फिर आते हैं एडवर्ड साइद। आई डोंट विश टू, ये क्या हो गया? अच्छा, सॉरी। आई विल नॉट स्टार्ट साइद टुडे। काफी है। आई गिव यू योर होमवर्क। योर होमवर्क इज टू रीड दिस, द लिटरेचर ऑफ द एम्पायर। ठीक है, रीड दिस। इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे इसमें, इसीलिए मैं आपको ये खुद से पढ़ने के लिए कह रही हूँ। री इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है, री इंटरप्रिटेशंस हैं, इसको आप पढ़ोगे, अपना नोट्स हाइलाइट करोगे। जैसे कि ऑस्टन की, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। एडवर्ड साइद ने जेन ऑस्टन की मैन्सफील्ड पार्क को रीड किया। होमी भाभा ने फॉस्टर के पैसेज टू इंडिया को रीड किया। सारा सुलेरी ने रीड के किम को। पीटर ह्यूम ने डेफो के रॉबिन्सन क्रूसो को। इस तरह से है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ड साइद करेंगे। थैंक यू। I'll just send you your work target for today. Okay.